Hello everyone. Now let's see a most important bit from this chapter, Hardy-Weinberg's principle. Till now we have covered various theories regarding origin of life, origin of species, and we have also studied various mechanisms of evolution and the types of natural selection. In this lecture we will discuss Hardy-Weinberg's principle. What is this principle? What is the use of this principle? There are certain mathematical problems that are that can be framed by using this Hardy-Weinberg's principle. And yes, questions were asked on this Hardy-Weinberg's principle in previous years in NEET as well. So we have to do this one. इसके कुछ प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने हैं, इसके प्रॉब्लम्स हमको अच्छे से डील भी करने हैं, हार्डी-वेनबर्ग के कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं तुमको सिखाऊंगा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल. This principle talks about the gene frequency. This principle talks about the gene frequency in a given population. Gene frequency in a given population. What is gene frequency? So gene frequency is the number of times repeatance of a gene or number of times repeatance of an allele of a gene. What is allele? We have seen what is allele. Allele is the चेंजिंग फॉर्म ऑफ अ सेम जीन. सबसे पहले तो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था जीन वगैरह, अपन ने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में ये डेफिनेशंस कवर किए थे. सो वी हैव सीन व्हाट इज अ जीन. जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैज अ कैपेसिटी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर. ओके, एक जीन एक कैरेक्टर लेकर जाता है, अगली जनरेशन में उसको एनकोड करता है, अगली जनरेशन में एक कैरेक्टर को कैरी करता है. जैसे कि हमारी हाइट, योर हाइट इज डिसाइडेड बाय सर्टेन जीन्स. Your blood group is decided by genes. Eye color, skin color, shape of your hair, whether it is straight or curly. So that all are your characters, and every character is governed by a gene. It may be located on various chromosomes. अलग अलग chromosomes पर genes रहते हैं. तो एक जीन के दो अलग अलग रूप हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक ही कैरेक्टर के दो प्रकार हो सकते हैं. जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर अगर अपन ने माने तो हाइट में पॉसिबिलिटी दो तीन है. टॉल हो सकते या डॉर्फ हो सकते या इंटरमीडिएट हाइट के हो सकते. तो कभी कभी ऐसे जीन्स रहते दैट जीन विल गिव यू टॉल हाइट, तुम्हारी हाइट बढ़ाने वाला काम करेंगे. कुछ जीन्स ऐसे रहेंगे जो हाइट तो बढ़ाएंगे लेकिन डॉर्फ रह जाएंगे, उसकी हाइट ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी पर्सन की. तो यहाँ पे क्या हो रहा, एक ही कैरेक्टर है, एक ही जीन है, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग रूप है जो अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा. हाइट तो दे रहा लेकिन टॉल देगा या डॉर्फ देगा. तो टॉलनेस वाला जीन अलग जीन रहेगा और डॉर्फनेस वाला जीन अलग रहेगा. अलग होते हुए भी ये दोनों जीन्स किसके प्रकार है? दीज आर द टाइप ऑफ अ जीन दैट गवर्न्स योर हाइट. दीज टू जीन्स, टॉलनेस वाला जीन और डॉर्फनेस वाला जीन, दीज आर द जीन्स ऑफ सेम टाइप ऑफ अ सेम जीन. दैट जीन डिसाइड्स योर हाइट. तो इस तरीके से एक ही जीन के साथ दो अलग अलग फॉर्म्स हो सकते. ब्लड ग्रुप में देखो, ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, तो भले मेरा ब्लड ग्रुप किसका ब्लड ग्रुप लो, लेकिन सबके ब्लड ग्रुप सेम है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप का जो जीन है, मेरा ब्लड ग्रुप वाला जीन वो ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है. तो ए ब्लड ग्रुप वाला जीन अलग है, बी ब्लड ग्रुप वाला अलग है, ओ वाला अलग है और ए बी वाला जीन अलग है. तो चार अलग अलग प्रकार के वहां पे जीन के प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ जीन्स हो सकते हैं. बट अल्टीमेटली दे आर डिसाइडिंग दी ब्लड ग्रुप. मतलब एक ही कैरेक्टर को गवर्न करने वाला है लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स है. सो changing forms of a same gene is known as allele, are called alleles. तो अलग अलग एलिल से एक ही जीन के. तो हर अपन ने चाइना का एग्जांपल देखे थे, नोज का शेप का एग्जांपल देखे थे, इंडियन नोज, चाइनीज नोज, शेप ऑफ नोज, दोनों शेप ऑफ नोज एक ही कैरेक्टर है, अपनी भी नाक का साइज, उनकी भी नाक का साइज और शेप. लेकिन हो रहा क्या, अपनी नाक स्ट्रेट, उनकी नाक नकटी निकल रही. ओके, चाइनीज नोज. तो यहाँ पे क्या हो रहा, सेम जीन, उसके दो अलग अलग फॉर्म्स है. सो वी कैन दिस प्रिंसिपल ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एलिल फ्रीक्वेंसी और द जीन फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन पॉपुलेशन. सबसे पहला पॉइंट तो याद रखने का, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल किसके बारे में बात करता है? एलिल फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन पॉपुलेशन. कि कौन सा एलिल कितनी बार रिपीट हुआ है. ज्यादा कर्ली हेयर वाले लोग ज्यादा है क्या, स्ट्रेट हेयर वाले लोग ज्यादा है? स्किन कलर में व्हाइट स्किन वाले ज्यादा है क्या, ब्लैक स्किन वाले ज्यादा है? नोज के शेप में कौन सा वाले ज्यादा है? मतलब इन अ गिवन पॉपुलेशन
the frequency of each allele is different and we can calculate the frequency of each allele in a given population. अपन गिन सकते, देख सकते हैं इसके ए ब्लड ग्रुप वाले कितने लोग हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं, ए बी वाले कितने हैं, ओ वाले कितने हैं in a given population. We can calculate this frequency, this total number, and thus we can calculate the allele frequency of the given allele. Okay, allele frequency का मतलब समझा. अपन ब्लड ग्रुप जल्दी समझ में आएगा तुमको, तो ब्लड ग्रुप का ध्यान में रखो. हर ब्लड ग्रुप के लिए अलग एलील रहेगा और अपन वो ब्लड ग्रुप किसके कौन से लोगों का कौन सा है वो अपन देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एलील फ्रीक्वेंसी. ओके, सो इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस. दिस टॉक्स अबाउट द जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन पॉपुलेशन. What is the principle? It states that this principle states that what is the statement of this Hardy-Weinberg principle? रट्टा मार लो. रट्टा मतलब रट्टा नहीं मारना है तुमको, उसको दिमाग में फिट बिठा लेना है. क्लियर? What is this principle state? It states that the gene frequency or allele frequency of a given gene remains constant until and unless disturbed by external factors. Unless and until disturbed by external factors. मतलब कोई भी दिया वाली पॉपुलेशन में एक एरिया है, फॉर एग्जांपल चाइनीज पॉपुलेशन, उनमें जो जीन फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो नाक का शेप है, फॉर एग्जांपल वो वाला अपन लेंगे एग्जांपल, तो उन लोगों की सबकी जो एलील फ्रीक्वेंसी वो पॉपुलेशन में नक्की नाक वाला जीन फिक्स है सब में से. देखो वो डिस्टर्ब हुआ क्या, कई जनरेशन से उनकी नाक का शेप वैसा ही है. अफ्रीकन पीपल, उनका स्किन कलर देखो वैसा ही है, उनमें ज्यादा कुछ चेंज ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उनकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है, एलील फ्रीक्वेंसी, इट इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल. लेकिन कब तक वो कांस्टेंट रहेगी? अनलेस एंड अनटिल डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. बाहर से कोई चीज आके जब तक उसको अफेक्ट नहीं करेंगी तब तक वो फ्रीक्वेंसी वैसी रहेगी. वो पॉपुलेशन में नकटापन रहेगा, वो पॉपुलेशन गोरी पॉपुलेशन रहेगी, काले रहेंगे वो लोग हमेशा, उनके जीन्स बदलेंगे नहीं, उनके जीन्स वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन वैसे ही चलते रहेंगे. Unless and until disturbed by certain external factors, like your factors responsible for genetic variation, for example mutation, gene flow, genetic drift, natural selection, recombination, etc. and isolation. रहते क्या ये फैक्टर? Yes, these are the factors that change the gene frequency. Gene mutation से क्या होता? Sudden change in genes, sudden in spontaneous, random change in the genome of an organism. Gene flow में क्या होता? Movement of genes within the population or outside the population. Genetic drift, sudden loss of genes. Natural selection, nature will select only those genes that are capable survival, that they are able to survive in a given set of conditions. Recombination, पैकेटिन फेज वाला, और आइसोलेशन, पॉपुलेशन सेपरेट हो गई. अरे ये सब डेफिनेशन अपन ने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में देखे थे. यही सब चीजें क्या करती? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी. जब तक ये चीजें काम नहीं करेंगी तब तक तुम्हारी जीन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, मतलब तुम्हारा जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा. और जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया तो पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं होगी, इवोल्यूशन ही नहीं होगा. पॉइंट क्या बोल रहा मैं? जीन फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट. नकटे लोगों की नाक नकटीच रहेंगे हमेशा. कब तक? जब तक उनमें कोई तो भी म्यूटेशन नहीं होगा तो उनकी नाक का शेप बदल गया. जीन फ्लो होगा, कोई तो भी अच्छी नाक वाले वहां पे चले गए तो उनकी नाक का शेप, उनके बच्चे आने वाले जनरेशन के बदल जाएंगे. उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, कुछ लोग उनके लॉस हो गए और फिर उनके बच्चे कुछ इधर आके एस्टेब्लिश हो गए फाउंडर इफेक्ट वगैरह की वजह से. नेचुरल सिलेक्शन से उनकी नाक ठीक हो गई, आइसोलेशन से, रिकॉम्बिनेशन से उनकी नाक ठीक हो गई. मतलब नाक का शेप कब तक कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, जब तक ये चीजें काम नहीं करेंगी. मींस द एनी जीन फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट अनलेस दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट इट. तो ये प्रिंसिपल एक्चुअली किस बारे में बात करता? कि कोई भी जीन की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती. कांस्टेंट रह रही मतलब क्या हो रहा? वेदर इवोल्यूशन इज अकरिंग इन दैट पॉपुलेशन.
अरे जीन फ्रीक्वेंसी बदलेंगी तो इवोल्यूशन होगा ना, वहां पे इवोल्यूशन हो रहा क्या फिर? नो इवोल्यूशन इज ऑकरिंग. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक वहां पे जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मींस दैट पॉपुलेशन इज नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन. दैट पॉपुलेशन इज नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन. जब जीन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगी तो उनकी नाक का शेप हमेशा वैसे ही रहेगा, मतलब वो इवॉल्व हो रहे क्या? दे आर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन. हाँ, अगर उनमें जीन फ्लो हो गए, कुछ अच्छी नाक वाले आ गए, आइसोलेट हो गए कुछ लोग, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बदल जाएंगी और ऑटोमेटिकली क्या होगा? नाक का शेप बदलने लगेगा. शेप बदल रहा, वेरिएशन आ रहे, मतलब क्या हो रहा? दैट विल बिकम इवॉल्विंग पॉपुलेशन. मतलब क्या हो रहा? इफ जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस मींस वो पॉपुलेशन कैसी हो जाएंगी? इवॉल्विंग पॉपुलेशन. ये लिख के रखो, बाद में कंफ्यूज होता. हार्डी वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग है, और जीन फ्रीक्वेंसी बदल रही मतलब वो पॉपुलेशन इवॉल्व है. जब जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो पॉपुलेशन इज नॉट इवॉल्विंग, एंड व्हेन द पॉपुलेशन इज जीन फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग ड्यू टू दीज थिंग्स मींस द पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग पॉपुलेशन. मतलब हार्डी वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता कि नॉर्मली ऐसा रहा तो नहीं होगा इवोल्यूशन, लेकिन जब चेंज होगी फ्रीक्वेंसी तो इवोल्यूशन होगा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन. अब उन्होंने जो इतनी चार बातें करने के बाद एक इक्वेशन फॉर्मुलेट किए थे. लेट्स सी व्हाट इज दैट इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हाइट. जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हाइट. दैट जीन मे हैव टू फॉर्म्स. It may give you tall height or it may give you dwarf height. Tallness और dwarfness, बस दो ही कंडीशन. इंटरमीडिएट हाइट वाला पर्सन निकाल लो. एक पॉपुलेशन में अपन एक जीन की स्टडी कर रहे हैं, अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ पर्सन. इट मे बी टॉल और इट मे बी डॉर्फ. इट मे गिव टॉलनेस और डॉर्फनेस. टॉलनेस वाला जो जीन है, सो दैट जीन एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, and the allele responsible for dwarfness is represented by small a. A is the dominant allele and small a is the recessive allele. A is the dominant allele and small a is the recessive allele. Dominant recessive क्या है? तुमने मेंडल में थोड़ा बहुत देखेंगे स्कूल टाइम में. We will see it in principles of inheritance also. वहां पे तुमको ध्यान में आएगा. Dominant allele, it is the allele which dominates over recessive allele which mask the expression of this allele. और ये allele express नहीं हो पाती, ये allele express होती और tallness आ जाएंगे वो person में, तो उसको बोलते dominant. We will see it later, but for now remember the allele responsible for tallness is represented by A. It is dominant allele, and allele responsible for dwarfness is small a, represented by small a. It is recessive. अगर मैं तीन कंडीशंस इमेजिन करूं तो कैपिटल ए विल बी द होमोजाइगस डोमिनेंट. जब दोनों एलील सेम रहती इट इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंट एलील. जब दोनों एक स्मॉल एक कैपिटल रहेंगे इट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस, बट इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. इट इज हेटेरोजाइगस, दोनों है इसमें. हेटेरो मतलब अलग अलग, होमो मतलब सेम. तो वैसे दोनों स्मॉल रहे तो होमोजाइगस, बट हियर इट इज डोमिनेंट के बदले क्या हो जाएगा? रिसेसिव. दिस इज हेटेरोजाइगस ओनली. तो ये ए कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स दैट आर पॉसिबल इन दैट पॉपुलेशन. टॉल है तो हो सकता है कैपिटल ए उसके जीन्स, या फिर हेटेरोजाइगस में भी टॉलनेस एक्सप्रेस होगा. कैपिटल ए स्मॉल ए, और स्मॉल ए मतलब रिसेसिव है, वो डॉर्फ रहेगा पर्सन. तो ये जो पॉपुलेशन है, अगर अपन ने काउंट करें कि टॉलनेस वाले हेटेरोजाइगस और ये लोग कितने हैं, तुमने काउंट करें कि होमोजाइगस डोमिनेंट लोग कितने हैं वो पॉपुलेशन में, तो वो जितने टोटल निकलेंगे इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू पी. अपन काउंट करें वो कितने लोग हैं, वो फ्रीक्वेंसी काउंट करके निकालने का उतने लोग हैं, कितने लोग गिन के निकालने के उतने लोग रहेंगे उससे. ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्संस हैविंग होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स. तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे टोटल नंबर को, लोगों को नहीं, नंबर को, पी से. वैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्मॉल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, स्मॉल क्यू. इसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. टोटल कितने लोगों का
कितने डॉर्फ लोग है वो पॉपुलेशन में, वो डॉर्फ लोग गिनेंगे, वो 50 निकलेंगे, 100 निकलेंगे, उनको क्यू से, क्यू इज इक्वल टू 100, पी इज इक्वल टू 1000, जो भी टोटल नंबर है, तो इसको पी मानने का, इसको मीन्स पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, क्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। ऐसे कुछ लोग रहेंगे जिनके दिखेंगे तो टॉल, लेकिन अंदर कैसे जीन्स है, कैपिटल है स्मॉल है, मतलब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले लोग हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय 2pq, is represented by 2pq, it is actually p square and it is actually q square। कैसे देखो, इसका इक्वेशन बन जाता p square plus 2pq plus q square is equal to 1, this is called Hardy-Weinberg equilibrium। डायरेक्ट अपने को इसका इक्वेशन पूरा डिराइव करने का नहीं है, सिंपली इट इज द एक्सपेंशन ऑफ p plus q ब्रैकेट स्क्वायर, p plus q bracket square is equal to 1, that is it comes to be p square plus 2pq plus q square। दोनों जो एलिल्स है उनकी फ्रीक्वेंसीज के एडिशन करके स्क्वायर लेने का, एलिल फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर एडिशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मींस p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको चेकर बॉक्स के फॉर्म में अगर तुमने लिखे, वी कॉल इट एज पनेट स्क्वायर, तो पनेट स्क्वायर के फॉर्म में क्या आता, p q, so it will become, what will be the value here, p into p square। अगर पहले इसको a b यहाँ पे लिख के लेंगे, let's write it here, मैं पनेट स्क्वायर बता रहा इसका, मेंडल में तुम ऐसा ही करते थे क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ओके, ए की फ्रीक्वेंसी p, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी q, ए की फ्रीक्वेंसी p, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी q, ओके, a इंटू ए इज a इंटू स्मॉल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, दिस इज व्हाट पनेट स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मेंडल्स पॉपुलेशन, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब p इंटू पी, यहाँ पे p स्क्वायर लेने का, p नहीं लेने का, p स्क्वायर लेने का, वैसे p इंटू q pq, वैसे ये q इंटू pq and this q into q square। this chart is given in state board, अपने को दिया था वहाँ पे, so see this diagram, तुमको यहाँ पे बॉक्स दिखेगा, so this is the Punnett square for Hardy-Weinberg equilibrium। तुमको सेम कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, t स्मॉल t, t स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t, अपन ने जो मेंडल में बनाते हैं वही डब्बा बनाने का यहाँ पे Punnett square, बस p स्क्वायर pq q स्क्वायर ये ऐड रखने का। p रिप्रेजेंट दी एलिल फ्रीक्वेंसी, A represent the allele, A represent the allele, small a represent the allele, A is dominant allele, small a is recessive allele, P is frequency of capital A, Q is frequency of small a। लेकिन जब मैं होमोजाइगस कंडीशन A की बात करूंगा तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, अगर मैं अकेले A की बात करूंगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी P रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी Q रहेगी, लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन की बात करूंगा तो दो एलिल्स एक साथ लेते हैं, तो होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी p स्क्वायर, देखो वाला कितने ए जैसे वाले p स्क्वायर लोग हैं, ए कैपिटल ए स्मॉल ए वाले pq प्लस pq, कितने pq हो गए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 2 pq, और ये स्मॉल ए वाले कितने लोग हैं, q स्क्वायर, इतने लोग, तीनों का सम करो, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको अगर अपन ने ये करके कंपाइल करें तो दिस विल बिकम स्मॉल इक्वेशन p प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This equation can be also represented in the form of p plus q is equal to 1, taking the square root on both sides, square root gets cancelled and it becomes p plus q is equal to 1। मतलब दोनों एलिल्स की फ्रीक्वेंसी की जो सम है it is always 1। ओके, तुमको एक की भी फ्रीक्वेंसी पता है तो तुम दूसरे की फ्रीक्वेंसी इस पे से इजीली डिराइव कर सकते। सो दिस इज योर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कि दो एक ही जीन के दो एलिल्स की फ्रीक्वेंसी की सम कभी भी 1 रहती, या फिर p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। इफ दिस इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1, देखो इसके दो कंक्लूजन्स, इफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 एंड देन द जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ये पॉपुलेशन बदलेंगे नहीं क्योंकि ये वैल्यू 1 है, कांस्टेंट वैल्यू चलेंगी हमेशा,
और वैल्यू कांस्टेंट है मतलब जीन फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट, and if gene frequency is constant means what, population is a non evolving population, मतलब evolution हो रहा क्या वहां पे, evolution नहीं हो रहा, population stable है. Okay, but if Hardy-Weinberg's equilibrium is disturbed, the value is not equal to 1, means Hardy-Weinberg principle is disturbed due to that external factors, the 5 factors: gene mutation, gene flow, genetic drift, natural selection and recombination. So that 5 factors will change the gene frequency. मतलब क्या होगा, ये वैल्यू बदलेंगे, पी ज्यादा हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल टॉलरेंस वाले लोग आके ऐड हो गए पॉपुलेशन में, तो क्या जाएंगे, ज्यादा हाइट वाले लोगों का नंबर बढ़ेगा तो पी की फ्रीक्वेंसी बदल देंगे अचानक से. एक की फ्रीक्वेंसी बदली तो ये वैल्यू 1 रहेगी कि फिर नहीं, क्योंकि बाहर से लोग ऐड करना अपन ने, जब बाहर से तुम ऐड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बदली तो वैल्यू स्टेबल नहीं रहेगी. सो देयरफॉर Hardy-Weinberg principle is disturbed means the population is now evolving population, evolution हो रहा उसमें. तो मैं जिस तरीके से बोला याद रखो, अगर Hardy-Weinberg प्रिंसिपल की वैल्यू 1 है, ये इक्वेशन मेंटेन्ड है, तो इवोल्यूशन नहीं हो रहा. इफ द वैल्यू इज डिस्टर्ब्ड less than 1 or greater than 1, whatever be the change, if the equation is disturbed, equilibrium is not maintained, means evolution is occurring. अगर तुमको इवोल्यूशन करना है तो Hardy-Weinberg का इक्विलिब्रियम बदलना पड़ेगा. Hardy-Weinberg का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा मतलब इवोल्यूशन नहीं हो रहा, तो तुमको इवोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिस्टर्ब Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम. एमसीक्यू याद रखो, for evolution to occur the Hardy-Weinberg principle must be disturbed. तुमको एनसीईआरटी में लाइन दिया, सी दिस लाइन मैंने अंडरलाइन करके बताया है क्या वही लाइन, any disturbance in the Hardy-Weinberg equilibrium, that is any change in the allele frequency or gene frequency, refers that the population is evolving population. है कुछ लिखा है इसी तरीके से, लाइनिंग्स देख लो वही है. ओके अगर आपको ये बात याद रही तो Hardy-Weinberg को ये क्वेश्चन बनता कि Hardy-Weinberg का इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं हो रही, और मेंटेन नहीं है तो पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही. अपने इवोल्यूशन करने का है ना, करने के लिए तुमको ये इवोल्यूशन, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ेगा. डिस्टर्ब करने वाले 5 फैक्टर वही अपने जीन वेरिएशन वाले, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल एबेरेशंस और नेचुरल सिलेक्शन. ये सब देखो 5 के 5 फैक्टर तुमको एनसीईआरटी में दिया है. These 5 factors are the 5 factors are responsible for change in the gene frequency, allele frequency, gene migration, gene flow, genetic drift, recombination, natural selection. है कुछ ऐसे 5 factors. So these are the factors that are responsible for change in gene frequency. तो इस तरीके से Hardy-Weinberg का प्रिंसिपल है. This talks about the gene frequency of a पॉपुलेशन इन अ गिवन पॉपुलेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स बनते छोटे छोटे, यही फॉर्मूले यूज करके अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते. तुमको इसकी फ्रीक्वेंसी दिया रहेंगी पी स्क्वायर की. फॉर एग्जांपल पी स्क्वायर की वैल्यू दिया तुमको 0.36. तुमको क्या बोला है, इन अ पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंस मतलब काय की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंस को क्या बोले अपन ने, पी स्क्वायर इज 0.36. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, मतलब तुमको 2pq की वैल्यू कुछ. अब इस पे से सॉल्व कर सकते क्या, इसकी वैल्यू है 0.36, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0.36, तो पी स्क्वायर पे से पी की वैल्यू कितनी आएगी, पी स्क्वायर इज 0.36, देयरफॉर पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लो तो 36 को बाहर निकाल दो, 0.6 आएंगी इसकी वैल्यू. करेक्ट, p की वैल्यू 0.6 तो p प्लस q इज इक्वल टू कितना है 1, तो ये 0.6 प्लस q इज इक्वल टू 1. सो q की वैल्यू कितनी आएंगी 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4. अब ये वैल्यूज यहाँ पे डालो, यहाँ पे डाल दो 0.36 प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर करो, 0.4 का स्क्वायर 0.16 इज इक्वल टू 1. बराबर है क्या, ये इसका स्क्वायर लो ना, 4 का स्क्वायर 16. क्या बनेगा फिर इक्वेशन आगे, 2pq प्लस 0.36 प्लस 16 करो ऐड, तो 6 प्लस 6 12, 3 4 5, 0.52 इज इक्वल टू 1. 2pq इज इक्वल टू 1 माइनस 0.52
that is 2pq is equal to 0.48. तो इस तरीके से 2pq वाला तुमको प्रॉब्लम, तुम इस पे से फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स निकाल सकते हैं 2pq के। अरे pq की नहीं निकालनी, और नहीं तो 2 से डिवाइड करके 2.24 आंसर करेंगे ना, लाइक 0.24 आंसर नहीं रहता इसका। तुमको क्या पूछ रहे, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस दिया है, होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको अपन काय पे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, p स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव को काय पे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, q स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, हेटेरोजाइगस कंडीशन को काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2pq, नॉट सिंगल pq। एक pq नहीं है डब्बे में, दोनों pq है, दोनों को जोड़ के पूरी पॉपुलेशन बन रही है हेटेरोजाइगस की। So therefore population frequency of heterozygous is represented by 2pq। तो वैल्यू काय की निकालने की, 2pq की निकालने की, pq की सिर्फ pq की नहीं निकालने की। या ऐसा करके तुम सॉल्व कर सकते। इसकी एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, अगर तुमको p स्क्वायर की वैल्यू दी है, इस पे से p की वैल्यू कितनी आई, 0.6, q की डायरेक्ट निकालो भला, एक में से माइनस कर दो 0.4, बराबर। अपने को वैल्यू काय की निकालने की है, 2pq, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू p इंटू q, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, 6 24 24 48, 1 2, आई क्या वही वैल्यू। मतलब इतना बड़ा इक्वेशन में रखने के बदले तुम पहले p और q की वैल्यू निकालना सीख जाओ। जैसा ये a स्क्वायर पे से a की निकालते, b स्क्वायर पे से b की निकालते, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हेटेरोजाइगोट्स की वैल्यू मिल जाएंगी। क्या मालूम समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो ये स्क्वायर्स लेने का, तुमको सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, तुमको होमोजाइगस बोलते समझ जाने का स्क्वायर लेने का, हेटेरोजाइगस बोलते समझ जाने का 2pq लेने का। समझ में आ रहा नहीं। अगर डायरेक्ट दिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, तो p लेने का। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील बी या स्मॉल ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ए, तो q लेने का। अच्छा p q दिए तो तब तो डायरेक्ट निकालना आता। 3 ही फॉर्मूले याद रखो, 2 ही रखना, p प्लस q ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ मतलब क्या, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशंस क्या क्या है, ये लिख के ले लेने का था पूरा। ये जो लिखा रहा था ये नोट करके रखो। हार्डी-वेनबर्ग की इक्वेशन के p प्लस q ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरा p प्लस q इज इक्वल टू 1, ये भी उसका ही अर्थ है। और तीसरा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर आल्सो इज इक्वल टू 1, ये भी उसका एक्सप्रेशन। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, दिस इज द मेन वन। ओके, तो इस तरीके से हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको इसके ऊपर, एमसीक्यू भी बहुत सारे, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे। एक दो प्रॉब्लम्स अपन अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। रीड आउट एनसीईआरटी केयरफुली, स्टेट बोर्ड में भी आपको दिया है, स्टेट बोर्ड का भी मैं फोटो डाल रहा हूँ, एनसीईआरटी का भी डाल रहा हूँ, दोनों फोटो सेम है, कोई भी एक में से करे तो भी चलेगा। ओके, सो दिस इज योर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। शॉर्ट नोट आता, लॉन्ग आंसर आएगा, इसके ऊपर 4-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता, और एमसीक्यूज तो बहुत सारे मिलेंगे। प्रॉब्लम तो आके गए वाला है। मैं एक प्रॉब्लम की फोटो डाल रहा हूं, देखो यहाँ पे, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, कब आया वाला है देखो, 2018-19 नीट में कब आया वाला, वहां पे लिखा है तुम्हारे को, तो ये नीट में आया वाला, उसका आंसर हंट करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ओके, छोटा सा प्रॉब्लम है, ट्राई टू सॉल्व दिस। सो ओके, वी विल सॉल्व इट in next lecture, and I'll stop here today. Thank you.